लेकिन बाबा एक ना एक दिन उन्हें उसी कानून के सामने झुकना पड़ता है। वैसे भी बाबा हमें अपराध से नफरत नहीं, अपराधी से नहीं। इनकी पत्नी को क्या हुआ था? बस इतना सुना है कि उन्होंने अपने घर में फांसी लगा ली थी। वैसे गाँव में क्या हो रहा? सब ठीक है। तुम्हारे जेल आने के बाद गांव में काफी खुशहाली है। सब सोचते हैं कि गांव से एक राक्षस, लुटेरा, हत्यारा जेल चला गया है। सुगंधा की ईजा की डेथ कैसे हुई थी? मैं उस वक्त कारगिल के युद्ध पे था। तुम तो घर पर थी। मुझे भी इस बारे में कुछ पता नहीं। सुन, कैसी हो सकती हूँ आपके बिना? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। आप ही कुछ बता दीजिए। मैं आपको इस तरह जेल में दुख काटते हुए नहीं देख सकती। तू रो मत सुनो। जितने दिन दुख काटने लिखे होंगे उतने दुख तो काटने ही पड़ेंगे ना। मैं ज्यादा कोर्ट कचहरी के चक्कर तो नहीं जानता, पर प्रधान जी जरूर कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल देंगे। उसका तो नाम भी मत लीजिए मेरे सामने। जिस आदमी ने आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, अभी तक उसे अपने मन में मालिक बनाए बैठे। उस आदमी की वजह से मेरा हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो गया। दोनों ऐसा मत बोल। प्रधान जी के बहुत एहसान है हम पर। उन्होंने मेरी शादी तुझ जैसी भली लड़की से कराई, मुझे अस्पताल में नौकरी दिलवाई। अरे ऐसा कुछ नहीं है। वो सबसे ऐसे ही कहता फिरता है जिसे पूरी दुनिया उसके एहसान तले दबी हो। जबकि सच बात तो यह है कि उस आदमी ने अपने स्वार्थ के लिए आपका इस्तेमाल किया। आज तक जो कुछ भी दिया, अरे उससे तो कहीं ज्यादा छीन लिया उसने। पर आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ भी करूंगी और आपको जेल से बाहर निकालूंगी, वो भी बिना किसी का एहसान दिए। तो ये सब इतना आसान नहीं है। पता है मुझे, लेकिन ये भी तो सच है ना कि आपके बिना मेरी जिंदगी नहीं है। एक एक पल काटना कितना मुश्किल है ये सिर्फ मैं जानती हूँ। शरीर में सांस तो है, पर जान और जिंदगी तो आपसे ही है ना। सच सुनो, मैं कितना अभागा हूं। तुझ जैसी भली सोच वाली लड़की को मेरी वजह से कितना दुख उठाना पड़ रहा है। ऐसा मत कहिए। मेरी नजर में आप आज भी एक सच्चे और सीधे इंसान हैं, बिल्कुल दूसरों की तरह। हाँ, बस कुछ समय के लिए प्रधान जैसे कुकर्मी आदमी का साया आपकी जिंदगी पर पड़ गया था, पर अब आपको आपकी गलती का एहसास हो गया। अब सब ठीक हो जाएगा। सुनो सुनो, मैं आज तुमसे ये वादा करता, आज के बाद कोई गलत काम नहीं करूंगा, किसी के बहकावे और किसी भी लालच में नहीं आऊंगा। सुनो, तू अकेली आई है? नहीं, विकास लेकर आया। मैडम, आपका मिलने का समय खत्म हो गया। सोनू, मत जा सोनू। मैं फिर आऊंगी और इस बार आपको जेल से छुड़ा के ले जाऊंगी। सोनू, सोनू। विकास मुझे देखने भी नहीं आया, यही अच्छा भी है मेरे लिए। मैंने जो किया है उसकी सजा तो मुझे मिलनी चाहिए ना।
एक मेरा बेटा ही तो मेरे लिए सब कुछ था, वो भी मुझसे दूर होता जा रहा है। और क्यों ना हो, उसे बदनामी का जो इतना बड़ा दाग दिया है मैंने, उसकी जगह पर कोई भी होता तो यही करता। माँ, तू यहाँ क्यों आया है? तुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था बेटा। मैं आपसे मिलने आया हूँ, आपकी बहुत याद आ रही थी। लेकिन अगर कोई तुम्हारे दोस्त यार तुम्हें यहाँ आते हुए देखेंगे और तुमसे पूछेंगे कि तुम वहां क्यों गए, तो तुम्हारी बदनामी होगी बेटा। अभी तुम्हारे सामने तुम्हारी पूरी जिंदगी, तुम्हारा भविष्य है, तुम्हें आईएएस बनना है। नहीं, मेरे बुरे कर्मों का साया भी तुम पर नहीं पड़ना चाहिए। माँ, लोग क्या सोचते हैं, मुझे उसकी परवाह नहीं है, मुझे बस तुम्हारी परवाह है। तुझे क्या लगता है तेरी माँ एक बहुत ही नेक औरत है? नहीं बेटा। सब कुछ सोचने के बाद मैं बस इतना जानता हूँ कि आप मेरी माँ हो, और मैं आपको यहाँ से बाहर निकालने की पूरी कोशिश करूंगा। हाई कोर्ट जाकर अपील करूंगा। तुम्हें कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने की कोई जरूरत नहीं, और मैंने जो किया है उसी की सजा काट रही हूं मैं। इसलिए मैं अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहती हूँ। 1-2 साल में मैं सजा काट के आ जाऊंगी बेटा, और तब तक तो तू अपनी पढ़ाई पूरी करके अफसर बन जाए करना। बस मेरा यही सपना है। इस सपने को साकार करने के लिए मैंने अपना सब कुछ लुटा दिया, और मुझे जिंदगी में कुछ भी नहीं चाहिए बेटा। माँ, मैं आपका सपना जरूर पूरा करूंगा और आपको यहाँ से बाहर भी निकालूंगा। कोर्ट कचहरी के चक्कर में अपना वक्त बर्बाद मत कर, तू सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। मैं कैसे भूल जाऊं कि मेरे सर पर आई सारी मुश्किलें तुमने अपने सर पर ले ली, और आज तुम मुसीबत में हो। आज मुझे जो कुछ भी सुख सुविधा मिली है वो सब आपकी वजह से मिली है। तो क्या मैं आपके दुखों का भागीदार नहीं बन सकता? आप प्रायश्चित करना चाहती है तो मैं भी प्रायश्चित करूंगा। विकास, अपनी माँ से मिल लो। मेरी कोई माँ नहीं है, मेरी माँ मर चुकी है। ये एक हत्यारन है, मेरे इनसे कोई संबंध नहीं है। चलो यहाँ से। ये 4 पुड़िया सुबह से शाम तक पानी में उबाल कर पीना, समझे? समझ गए ना? अब जाओ जाओ। ये लो सबके लिए गरम गरम पाकी स्पेशल सूप। रख दे, अभी तो गरम होगा। गरम ध्यान से बेटा। अगर संभव के बाबा जिद नहीं करते ना, तो मैं उसे वहां उनके पास कभी ना भेजती। मैं तो चाहती थी कि उसे यहीं रखें और यहीं पढ़ाएं। आमा, संभव उनका बेटा है, उसके भविष्य तय करने का अधिकार उसके माँ बाप को है। और फिर आप क्यों परेशान हो रहे हो? हमारे घर में उछल कूद करने के लिए है ना ये संजय। हाँ, वो अलग बात है कि इसके दिमाग से अभी भूसा अच्छी तरह निकला नहीं है। तो क्या हुआ, है ना हमारी प्यारी यशोदा मैया गाँव, उनको भूसा बहुत पसंद है। मैं रोज इसके दिमाग से थोड़ा थोड़ा भूसा निकाल के ना गौ माता को खिलाऊंगी। इससे गाय का पेट भी भरा रहेगा और इसके दिमाग से भूसा भी कम होगा। नानी, आप दीदी को बोल दीजिए, वो हरदम मेरे साथ मस्ती करती रहती है। क्या नहीं आता है मुझे, क्लास में फर्स्ट आता हूँ
टीचर भी तारीफ करती है, पूड़ियाँ भी भान लेता हूँ, बस दीद चिढ़ाती रहती है। तू तो मेरा प्यारा भाई है। मेरा बाबू तो बहुत बुद्धिमान है। वो तो मैं ऐसे मजाक करती रहती हूँ उसके साथ। ऐसी बातें ना तो दिल पे मत लिया कर, ठीक है? दीद, फिर तो मैं संभव भैया से ज्यादा गुड बॉय हूँ। क्या? संभव से ज्यादा नंबर लाकर दिखा। संभव बदमाशी जरूर करता था, लेकिन पढ़ाई में बहुत अच्छा था। मामा, ये तो पाकी दीदी का कमाल है। पाकी दीदी मुझे पढ़ाएगी तो मैं भी अच्छे नंबर लाऊंगा। क्या? हाँ हाँ बिल्कुल। बाबू, वो शेखर बाबू अकेले अस्पताल में काम करते रहते हैं। ना कोई कंपाउंडर, ना कोई नर्स। वे काम कर पाती। सुबह का 2-3 घंटा निकाल कर ना उसे मदद कर दिया कर, और सखराम को भी सिखा, ताकि जरूरत पड़ने पर वो भी मदद कर सके। हाँ बाबू, मैं भी यही सोच रही थी। बिरजू के जेल जाने के बाद गांव वाले अब अस्पताल में इलाज कराने लग गए। पता नहीं कौन सा विश्वास है गांव वालों का डॉक्टर पे। विश्वास ही तो सबसे बड़ी दवा है। मालती और बिरजू ने सरकारी अस्पताल का विश्वास खो दिया है। मैंने तो सुना है कि सोनू बिरजू को छुड़वाने का प्रयास कर रही है, और विकास की हालत तो दिन पर दिन गंभीर होती जा रही है। मालती का सच जानने के बाद उसके सच्चे मन को बहुत आघात पहुंचा है। अजीब अजीब हरकतें करता है। मुझे तो डर है कि कहीं वो कुछ उल्टा सीधा ना कर ले। हाँ, मुझको लगता है कि वो अपने माँ के अपराधों का प्रायश्चित कर रहा है। ना तो वो शहर पढ़ाई करने जा रहा है, ना ही गांव में किसी के साथ उठता बैठता है। ऐसा लगता है जैसे वो कहीं होना ही नहीं चाहता। ये तो बहुत ही खतरनाक स्थिति है। ऐसे वक्त में हमें उसका साथ देना चाहिए। इन सब में उसका कोई भी दोष नहीं। हाँ बाबू, मैं भी मिलने गई थी उससे। पहले तो मुझे एक टक देखता रहा। मैं समझाने के लिए आगे बढ़ी तो दौड़ के घर के अंदर चला गया और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। बस अंदर से रोने की आवाज आती रही। ईश्वर करे कि उसकी ये स्थिति जल्द से जल्द संभल जाए। बहुत ही संस्कारी और नेक बच्चा है। मैं उससे बात करता हूँ। धर्म, लता की मौत कैसे हुई थी, कुछ जानते हो उसके बारे में तुम? नहीं दाजू, उन दिनों मैं शहर गया था। बोजी की घटना की खबर मुझे बाद में मिली। जब से डॉक्टर साहब ने ये सवाल मुझसे पूछा है, ये सवाल मेरे मन में ज्वालामुखी की तरफ फूट रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे शरीर की रग रग में दुश्मनों ने हजारों गोलियां एक साथ दाग दी हो, और मैं अकेला भिराने में पड़ा अपने जख्मों से रिश्ते खून के कतरों को देख रहा हूं। बेइंतहा दर्द है धर्म, और कुछ कर भी नहीं पा रहा हूं। दाजू, मैं समझ सकता हूं, लेकिन पुरानी बातों को जितना याद करेंगे तकलीफ उतनी ज्यादा होगी। पुरानी बातों को भूल जाना अच्छा है दाजू। दाजू, देखो तो कौन आ रहा है। बेईमानी का दूध पीकर बड़ा हुआ सांप का सपोला। ये भी मां की तरफ बेईमान बनेगा। अरे दाजू, नहीं नहीं दाजू, कीचड़ में पैर मारने से
आपके पैर में कीचड़ लगेगा। चलो दादू। तो देखता क्या है? सही तो बोल रहा धर्म। इसी को पढ़ाने लिखाने के लिए तो इसकी माँ ने लूटा है देश को। क्या बनेगा ईमानदार अफसर? राजू, ये क्या ईमानदार अफसर बनेगा? ये भी लूट खसोट का धंधा शुरू कर देगा। काका, मुझे पता है मेरी माँ ने पाप किया है और उन्हें इस बात का एहसास भी हो गया। मैंने कभी भी उनके अपराध में उनका साथ नहीं दिया, लेकिन मैं उनके इस पाप में उनके साथ प्रायश्चित कर रहा हूं। नौटंकी बंद कर अपना प्रवचन। मां ठहरी हत्यारन और बेटा बनेगा साधु। ये तो करता है जैसे उन लोगों ने डॉक्टर साहब को जंगल में फेंक दिया था, वैसे तुझे भी उठा करके मार करके फेंक दूं जंगल में। न रहेगी जड़ और न उगेगा कांटा। मुझे मारने से अगर आपको शांति मिलती है तो मार दीजिए, और वैसे भी मुझे जिंदगी और मौत का फासला कम लग रहा है। हाँ भाई, तू तो यही चाहता है ना। जैसे तेरी माँ जेल में सड़ रही है, वैसे हम सब गांव वाले जेल में सड़े, है ना? प्रायश्चित करता है बदला मन में रखकर। दूर कहीं का ठोगी। बदला नहीं, बदलाव। प्रायश्चित का परिणाम बदलाव है काका। मैं बदलाव चाहता हूं। तभी तो विकास का होने का अर्थ है, वरना विकास महज एक शब्द है। मैं अपने देश के गांवों को बदलाव की दिशा में लेकर जाना चाहता हूं, और यही मेरा मकसद है, वरना ये पिछड़े के पिछड़े ही रह जाएंगे। कब बंद कर अपना प्रवचन, बंद कर, वरना मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाऊंगा। ये गांव इतना ही बुरा लगता है तो चला जाना गांव छोड़ के। तो जी लेंगे हम, जी लेंगे अपने दुखों को सहते हुए। तो चाहे पूरन, बिरजू और तेरी माँ कितने भी अत्याचार क्यों न कर लें, जी लेंगे। मतलब खड़ा क्या है? जाना। गांव छोड़ने से गांव वाले मुझे माफ तो नहीं करेंगे ना? मैं यहीं रहकर पश्चाताप करूंगा, पूरे गांव से मेरी माँ की तरफ से माफी मांग। माफ कर दो। चल जा यहाँ से, जा यहाँ से। बड़ा आया प्रायश्चित करने वाला। गया था अपनी हत्यारिन माँ को छुड़ाने और हमको आके यहाँ प्रवचन दे रहा है। अरे दाजू, नहीं नहीं दाजू, कीचड़ में पैर मारने से आपके पैर में कीचड़ लगेगा। अपने आप को गंदा मत कीजिए, इसको इसके हाल पर छोड़ दीजिए। चलो दादू। क्या बात है बाबा, इतने गुस्से में लग रहे हैं आप? विकास मिल गया था, बस उसी से बहस हो गई और दाजू आपे से बाहर हो गए। अब तू कहेगी कि मैं पिया रहता हूं इसलिए आपे से बाहर हो जाता हूं। बाबा, विकास बहुत ही सज्जन लड़का है और मुझे पूरा विश्वास है कि उसने कुछ गलत नहीं कहा होगा। क्या बात है बाबा, इतने गुस्से में लग रहे हैं आप? विकास मिल गया था, बस उसी से बहस हो गई और दाजू आपे से बाहर हो गए। अब तू कहेगी कि मैं पिया रहता हूं इसलिए आपे से बाहर हो जाता हूं। बाबा,
विकास बहुत ही सज्जन लड़का है और मुझे पूरा विश्वास है कि उसने कुछ गलत नहीं कहा होगा। क्या कहेगा मेरे आगे? क्या कहेगा? हिम्मत है उसकी मेरे आगे कुछ बोलने की? अरे अपनी माँ की तरफ से गांव वालों से हाथ जोड़ के माफी मांगना। ढोंग कर रहा था, गुस्सा आ गया मुझे। मैं जी तो क्या वहीं गर्दन दबा देता। पर बाबा, माफी मांगना इसमें क्या गलत बात है? माफी मांगना तो बड़े दिल की निशानी होती है और जो माफ करता है वो तो उससे भी बड़ा दिल रखता है। फिर इस बात पर गुस्सा करने की क्या जरूरत थी? बाबा, आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए था उस पर। ये तेरी माफी वाफी वाली बात मेरे को समझ में नहीं आती। पहले किसी की गर्दन काट लो, उसके बाद माफी मांग लो। क्या मतलब इसका? नहीं, क्या मतलब क्या है इसका? पर बाबा, इसमें उसका क्या कसूर है? उसकी माँ के किए की सजा हम उसे क्यों दें? और वैसे भी वो अपनी माँ के किए पर शर्मिंदा है, माफी मांग रहा है। इस तरह से निराश हताश होके उसने कोई गलत कदम उठा लिया तो भगवान ना करे अगर उसने आत्महत्या कर ली तो कौन होगा उसका जिम्मेदार? दाजू, चेली सही कह रही, वो अपनी मां की तरह नहीं। आप उस पर उंगली उठाना ठीक नहीं। हाँ भाई, गलती तो हो गई। अगर वो अभी सामने होता तो मैं भी उससे माफी मांग लेता। पर चलिए, अब ऐसी गलती नहीं होगी, पक्का। वैसे बेटा, तू बिल्कुल सही कहती है। माफी मांगने वाले का दिल बहुत बड़ा होता है और माफ करने वाले का दिल उससे भी बड़ा होता है। अच्छा, मैं अस्पताल जाकर शेखर बाबू से मिलके आता हूँ। मैंने उनसे मिलने के लिए कहा था, अभी फुर्सत में भी होंगे। धर्मपाल, चलना, तुझे भी घर तक साथ हो जाएगा। चल। चलते हैं। पहले ये बताइए, गुस्सा काबू में है कि इसकी जरूरत लगेगी? हो गया ना, मान ली ना गलती, मांगी ना माफी, अब क्या जान ले लेगा गरीब की। चल यार, चल। बाबा, जल्दी घर आइएगा और हो सके तो डॉक्टर साहब को भी खाने पर लेकर आइए। ये तो अच्छी बात है, पर पहले देखता हूँ डॉक्टर साहब का मूड क्या है। धर्म ने क्या बिगाड़ा तेरा? उसको खाना नहीं खिलाएगी? हाँ, खिलाऊंगी ना बाबा। वैद्य जी, मैं लता काकी की आत्महत्या का कारण जानना चाहता हूँ। तुम दोनों अगर इस सच्चाई को जानना चाहते हो तो मैं बताता हूँ तुम्हें। कुछ साल पहले हमारे इस गांव में एक नया मास्टर आया था। उसका नाम था देवीदत्त। देवीदत्त एक ईमानदार और सज्जन आदमी थे।